नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। The student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. The other type requires an image. As that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहा डाला जाए। अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. यह राहुल गांधी का कल संसद में दिया गया वो बयान है या वो बोली गई लाइन है जिसने दो चीज़ें उसी वक्त से तय कर दी। पहली चीज़ कि पहली बार संसदीय कार्रवाई में अंधभक्त शब्द रिकॉर्ड में आ गया, दर्ज हो गया। और दूसरा कि जब से राहुल गांधी ने ये लाइन बोली है, राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए अंधभक्तों की एक पूरी फौज उतर आई है। लेकिन जितना वो राहुल गांधी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उतने ही सच्चे साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी की कही बात लगातार सच साबित हो रही है कल शाम से। इनफैक्ट बल्कि मैं तो कहूँगा महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद, उन्होंने राहुल गांधी को ट्वीट करते हुए टैग करते हुए ट्वीट किया, एक्स पर मैसेज डाला है। एक कोई फ्रेंच पोइट है यून कोकेटी, शायद मैं नाम पता नहीं गलत बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, उनका कोट उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है। राहुल गांधी के लिए लिखा है कि डियर राहुल गांधी, बीइंग हेटेड बाय इडियट्स इज द प्राइस वी पे फॉर नॉट बीइंग वन ऑफ देम। मतलब महामूर्खों की नफरत का शिकार होना उस चीज़ का इनाम है कि हम उन महामूर्खों में से एक नहीं हैं। आज दरअसल मैं ये जो राहुल गांधी के अंधभक्त शब्द है, अंधभक्त कैसे अपने आप को साबित कर देते हैं कि हाँ हम अंधभक्त तो हैं ही और महामूर्ख भी हैं। आज ज़रा एक कहता है जिसको बच्चे में कहता है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं अंधभक्तों की एक देश की कहानी। सोचिए इस देश में अगर इन अंधभक्तों की संख्या बढ़ जाए तो क्या हो जाए। एक राहुल गांधी की बात को काटने के लिए जितना खोद रहे हैं उतना खुद को गिरा रहे हैं और राहुल गांधी को सच्चा साबित करें। अब देखिए, एक कोई है महिला अर्पिता चैटर्जी, अब उन्होंने लिखा राहुल गांधी को कि डियर राहुल गांधी, आई एम अ प्राउड अंधभक्त एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैविंग 2 मास्टर डिग्रीज इंग्लिश इन एंड एजुकेशन, हैविंग BEd डिग्री 2 एंड परस्यूइंग PhD. अकॉर्डिंग टू यू एन अंधभक्त इज एन इडियट एंड एम आई एन इडियट, आर यू श्योर? अर्पिता चैटर्जी राहुल गांधी को टैग करते कह रहे हैं कि मुझे अपने अंधभक्त होने पर गर्व है और मैं साथ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं जिसके पास 2 डिग्रियां हैं, एक इंग्लिश की और एक एजुकेशन की, और BEd की डिग्री भी है और PhD मैं कर रही हूं। आपके हिसाब से अंधभक्त महामूर्ख होते हैं, क्या आपको मैं महामूर्ख लगती हूं? राहुल गांधी पे तंज कसा तो एक इसके जवाब में आशीष जोशी हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट, उन्होंने आईना दिखा दिया। जो डिग्रियां अपनी गिना रही थी उस डिग्री में कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, खास करके कह रही हैं कि मैं इंग्लिश में मास्टर्स हैं। इसी चीज़ को आशीष जोशी ने हाईलाइट किया कि क्या आप सचमुच में इंग्लिश में मास्टर डिग्री आपने की हुई है, क्योंकि आपने इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है इसमें। वो सारा आपके सामने है ट्वीट उनका, मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का ट्वीट करके इस तरह की चीज़ें करके साबित कर दिया कि आपकी इंग्लिश मास्टर्स कैसी है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि अंधभक्त अपने आप को सही साबित करने के लिए और राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए अपनी फजीयत कैसे कराते हैं। अब मैं एक और अंधभक्तों के आज आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो खुद को अंधभक्त साबित करते ही करते हैं। राहुल गांधी की जो राय अंधभक्त के बारे में कल उन्होंने रखी थी उसको भी सच साबित करते हैं। अब ये चेहरा एक अमीश देवगन एंकर सुना होगा, उससे पहले आपको मोदी जी की एक मीम याद होगी ना, वो अंगेन घातम, वो बड़ा श्लोक।
ये बेचारे अमीश देवगन अपने साहब की चाटुकारिता के चक्कर में उनकी जो हर बार इमेज वो मीम बन के सुनाई जाती है, अभी जेनजी आंदोलन में भी खूब चली वो प्रधानमंत्री का वो श्लोक, उसको साफ करने के लिए ये श्लोक पढ़ के सुनाना चाहते थे कि संस्कृत में श्लोक है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। मोदी जी को बचाने के चक्कर में खुद फिर से मोदी जी ने आखिरी लाइन में गड़बड़ी की थी, देवगन साहब तो दूसरी ही लाइन में फंस गए और उल्टा अपना मीम अलग से बनवा लिया। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम वस्त्रम नयनेन वस्त्रम वस्त्रम नयनेन वस्त्रम। अब भाई साहब, अब बताइए, अब मोदी जी का मीम के साथ अगर ये मीम भी जुड़ गया, दोनों को मिला के बना दिया जाए तो नया मीम कितना सुपर हिट होगा इस देश में। आप सोचिए, अमीश देवगन प्योर अंधभक्त किस तरह से। एक और प्योर खालिस, जैसे शुद्ध देसी घी होता है ना आपका, हमारे गांव में होता है गाय का, भैंस का शुद्ध देसी घी जो अपने घर का होता है, ठीक वैसा ही शुद्ध अंधभक्त आज आपको एक और दिखाता हूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री से। शायद आपने नाम ना सुना हो, क्योंकि नाम याद रखने लायक इन्होंने कुछ काम किया नहीं है, लेकिन शायद कहीं कोई चेहरा देखा हो, पर मैं आपको नाम बता देता हूँ। जनाब सुदेश बेरी एक्टर हैं। इन्होंने कल की राहुल गांधी की उस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड, शब्दशः बिल्कुल बिल्कुल सच साबित किया। राहुल गांधी ने कहा एक छात्र होते हैं, एक इडियट होता है यानी महामूर्ख होता है, और एक अंधभक्त होते हैं जो उस महामूर्ख को भगवान समझते हैं। यही लाइन कही थी ना। अब जरा सुदेश बेरी को सुनिए। मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना है, तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको, खाली मैं जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उसकी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी की करता हूँ। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो बुरी बात तो नहीं, करता हूँ तो करता हूँ, बियॉन्ड द पार्टीज। अब बताइए, राहुल गांधी या कांग्रेस को राहुल गांधी की बात सच साबित करने के लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है? कतई नहीं, कतई नहीं। खुद अंधभक्त राहुल गांधी को सच साबित कर रहे हैं, सच्चा साबित कर रहे हैं। आपको एक और दिखाता हूँ, एक और है, पेड ट्रोल है बीजेपी के ऋषि बागड़े। राहुल गांधी के संसद में बैठने के स्टाइल को लेकर तंज कस रहे थे। नीचे तुरंत भाई साहब, तुरंत इस सोशल मीडिया के ज़माने में तुरंत जवाब मिलता है, जब मोदी जी की फ़ोटो भी ठीक वैसी लगा दी गई। फिर इतने बेशर्म होते ही अंधभक्त, कहीं मुंह भी नहीं छुपाते, शर्म भी नहीं आती इनको, फिर अगले दिन उगाते हैं। लेकिन जवाब तो बराबर मिलेगा। जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी मिला, जिन्होंने राहुल गांधी के बाद संसद में खड़े होकर बड़े चौड़े से कहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि अमित शाह के साथ 30 कारों का काफिला चलता है। लोगों ने तुरंत शॉट निकाल दिए, तुरंत विजुअल निकाल लिए, जहां 30 नहीं बल्कि 36 गाड़ियां अमित शाह के काफिले में। देखिए, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अभी आ रहे हैं। जब मज़े की बात है, ये अंधभक्त जो करते हैं, जिसको भी भगवान समझते हैं या जिस तरह से इस देश का बंटाधार कर रहे हैं, उससे उनका खुद का 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होता। खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं। और इन अंधभक्तों की इस अंधभक्ति का फ़ायदा मालूम है किसको मिलता है? ऐसे लोगों को। ये देखिए, बाबा रामदेव जैसे लोगों को। हरकतें देख रहे हैं बाबा रामदेव की। कहते थे 35 रुपये लीटर तेल मिलेगा, आज जब पूछो सवाल तो कहते हैं मेरी पूंछ उखाड़ लेगा। कैसे हंस रहे हैं। ये अंधभक्तों की अंधभक्ति का ये नतीजा निकलता है, ऐसे लोग निकलते हैं। एक अंधभक्त और आपको मालूम है, कंगना रनौत। कंगना रनौत ने तो इस बार वाकई में
आज संसद में मैं देख रहा था, आई थी, नहीं राहुल गांधी को माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। और खुद क्या बोलती हैं, खुद उन्होंने उस जेनजी प्रोटेस्ट में जो शामिल हुई लड़कियां हैं उनके बारे में क्या क्या बोला था, आपने बहुत पढ़ा होगा, मैंने अपने वीडियो में सुनाया था कि किस तरह से जेनजी को गटर जनरेशन और लड़कियों के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी कि कैरेक्टरलेस हैं, हाउसवाइफ नहीं बन सकती, क्या क्या नहीं कहा था कंगना रनौत ने। मुझे खुशी की बात है कि किसी विपक्ष ने नहीं, सबसे करारा जवाब अगर कंगना रनौत को किसी ने दिया तो इस देश की एक जर्नलिस्ट ने दिया, वो जर्नलिस्ट जो एक गोदी मीडिया चैनल में ही काम करती है, प्रीति चौधरी, इंडिया टुडे में। मैं बहुत पसंद करता हूँ प्रीति चौधरी को, हमेशा उनका स्टैंड बड़ा न्यूट्रल रहता है, सच्ची पत्रकारिता करती है। उन्होंने सुनाया, कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई कंगना रनौत को कि किस तरह से इस देश की औरत का अपमान उन्होंने किया है। उसके जवाब में कंगना रनौत एक कदम और नीचे गिर गई, एक कदम और नीचे गई, पहले वाले ट्वीट से भी ज़्यादा, मैसेज से ज़्यादा। प्रीति चौधरी को कहती हैं, एक तरह से इशारा करती हैं कि खुद उस जेनजी प्रोटेस्ट में कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों नहीं गई, इस तरह का एक उन्हें इशारा किया और टैग किया। और उसके जवाब में फिर प्रीति चौधरी, एक तो आर्मी ऑफिसर की बेटी, दूसरा हरियाणा की, अब जब जवाब मिलता है ना तो हरियाणा वाले तो ज़रा ठोक के जवाब देते हैं। पूरा जवाब नहीं सुनाऊंगा, प्रीति चौधरी का एक छोटा सा कंगना रनौत के मुंह पे जो करारा जवाब मारा है वो सुनिए। All right, so, this is not advice, this is not a take, but this is a response to what she said because she tagged me. So, Kangana ji, you actually lost me at Kapde Utarne Ki Azadi. The language you used in your post directed at me is despicable. Leave alone Gen Z, you seem to have very little respect for women at all. But this isn't really about me. You also appear to conflate young women registering dissent with abusing people and taking off their clothes. Perhaps you don't know this, but our government recognized and even bowed to a protest where young men and women expressed dissent in innovative ways. Believe me, naked women shouting obscenities was not one of them. Nor was I attempting to provoke or encourage anyone to do so. My take was entirely on how you seem to have painted an entire generation of Hindu women with the same brush, which was and is downright pathetic, communal, and here is a word you deeply hate, sexist. दरअसल इन सब लोगों की हिम्मत पता क्यों हो रही है? क्योंकि जेनजी जिसको निशाना बनाया जा रहा है ना, अब देखिए ये शख्स आपके स्क्रीन पर है, ये शख्स उस लड़की को आइडेंटिफाई करके सोशल मीडिया पे कह रहा है कि इस लड़की को पहचान लिया गया है, धमकियां दे रहा है एक तरह से, ये किसी वही हिंदू संगठन से जुड़ा आदमी, और सोशल मीडिया पे खुलेआम मैसेज डाल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन लोगों को, कंगना रनौत जैसे लोगों को, और जो भी जेनजी प्रोटेस्ट में जो शामिल हुई थी लड़कियां या बच्चे, उनके लिए जो भद्दी बातें कह रहे हैं, उन सब की हिम्मत कैसे हुई आपको मालूम है? अगर उन बच्चों में से कोई वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, बच्चों इनकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि आप डर गए हो, आप अभी भी डटे हुए हो। इनकी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि जिनके कहने पर आप वहाँ पहुँचे थे, जिनके कहने पर पूरे देश में जेनजी सड़कों पे उतरा था, वो खुद आपको इस हालत में छोड़कर खुद सरकारी गुणगान में लग चुके हैं। देखिए, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है, और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था, और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था, और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ़ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई, और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे, पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, FIRs नहीं करेंगे,
उस पर कायम रहें, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं। फिर से भरोसे के साथ जुड़ता रहूँगा आप लोगों से। जय हिंद। ये है वजह कि आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने, इन युवाओं के प्रोटेस्ट ने जो चिंगारी भड़काई है वो शोला बन के रहेगी, वो अब दबने वाली नहीं है। जितना मर्जी डरा लीजिए, धमका लीजिए, कब तक करेंगे? एक वक्त पे आके ये रुकेगा। लेकिन अब तो आलम यह है कि देश के अलग अलग कोनों में जेन ज़ी तो छोड़िए, जेन अल्फा जो उनके बाद की है वो भी विरोध प्रदर्शन पे उतारी है, वो भी सड़कों पे विरोध कर रही है, स्कूलों में विरोध कर रही है। क्या कीजिएगा सरकार? कहाँ तक रोकिएगा? किसको रोकिएगा? आपकी जेन ज़ी को देख के जेन अल्फा सड़कों पर है और जेन मिलेनियन जो जेन ज़ी से पहले की आती है उसकी एक पत्रकार आपको मुँह आईना दिखाती है, आपकी जो सबसे मुँह फट सांसद है उसको आईना दिखाती है। कहाँ कहाँ किस किस को रोकिएगा? ये सिर्फ 22 करोड़ का मामला नहीं रहा, अब ये बढ़ गया है। कल राहुल गांधी ने संसद में एक और बात कही थी कि किस तरह से शिक्षा का पूरा संघीकरण हो गया है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स संघ के लोग हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संघ के थे, उनको हटा के जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं जोशी, प्रहलाद जोशी, वो भी संघ के आदमी हैं। तो संघ ने शिक्षा का पूरा संघीकरण कर दिया है, इसीलिए पूरा सिलेबस सब कुछ बदल दिया गया है। ये बात राहुल गांधी की भी, ये भी बात सही साबित होती है। शिक्षा के साथ साथ अब खेल का भी संघीकरण हो रहा है। और इस सरकार पर जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि संघ का जो है वो चाबी चलती है, संघ ने कंट्रोल कर रखा, संघ के कंट्रोल में सरकार चलती है, इसका आज बहुत बड़ा उदाहरण मिला जब हॉकी इंडिया ने, सोचिए हॉकी इंडिया जो फेडरेशन है जो इस देश में हॉकी चलाती है, उसने ये फैसला लिया कि अब से हॉकी की टीम वो पुरानी ट्रेडिशनल नीली जर्सी, नीले रंग की जर्सी नहीं पहनेगी, अब भगवा जर्सी पहनेगी। सोचिए भगवा जर्सी पहनेगी अब हमारी भारतीय हॉकी टीम। ये फैसला लिया है आज किसने? हॉकी इंडिया ने। और इसके जवाब में देखिए विरोध भी पूरा मिला। जो पुराने खिलाड़ी हैं इंडियन हॉकी टीम के, उन्होंने नाराज़गी, गुस्सा सब जाहिर किया है। वासुदेवन भास्करन जो लास्ट ओलंपियन मेडल जो था, गोल्ड मेडल था भारतीय हॉकी टीम का, उसके जो कैप्टन थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हुई है नए रंग की जर्सी से। उनका आगे कहना है कि 1928 से सारे भारतीय खिलाड़ी जो हैं उन्होंने ये ब्लू रंग की शर्ट पहनी है। अचानक से इसको बदलने का, इसका रंग बदलने का क्या कारण है? अगर ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि हॉकी इंडिया का डिसीजन है, अगर ये हॉकी इंडिया का डिसीजन है तो उन्हें कम से कम इससे पहले पुराने खिलाड़ियों से और मौजूदा खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए थी। एक और पूर्व हॉकी कैप्टन वीरेंद्र रस्किना, उन्होंने तो इससे एम्बैरेसिंग कहा कि द लेगेसी एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडियन हॉकी टीम हैज़ बीन ऑलवेज बीन ब्लू। भारतीय हॉकी टीम की आइडेंटिटी और लेगेसी हमेशा नीला कलर रहा है, ब्लू कलर रहा है, और ये जो ऑरेंज कर दिया गया है इसके पीछे क्या लॉजिक है समझ नहीं आता। एम्बैरेसमेंट कहा। सोचिए भारत, हम तो जब से मतलब समझ में आने लगा है, टेलीविज़न देखो, अखबार देखो, कुछ भी देखो, हर स्पोर्ट्स में हमारा राष्ट्रीय कलर नीला रहा है। क्रिकेट में ब्लू है, हॉकी में ब्लू है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में करते हैं, आजकल कॉमनवेल्थ गेम चल रही है, एशियन, कहीं भी किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, भारत का राष्ट्रीय कलर ब्लू है। उसको भी अब ऑरेंज भगवा करने की कोशिश है। याद है आपको क्रिकेट में एक बार ऑलरेडी की जा चुकी है ये कोशिश। एक शायद T20 वर्ल्ड कप था या 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, वहाँ जब एक सेकंड ऑप्शन ड्रेस रखनी पड़ती है तो उसमें वो कलर दे दिया था। वहाँ तो दाल नहीं गनी, हॉकी इंडिया में बदल दिया गया, संघीकरण कर दिया गया है पूरा अब इस खेल का भी। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी की बात भी सुनिए, वो बात सुननी ज़रूरी है क्योंकि उनकी बात में भी दम है। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें
ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में, आप सब ने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था। और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। लेकिन प्रियंका गांधी की बात तो सही है। सवाल ये है कि ये जो नेता विपक्ष के जितने भी जो कहते हैं, ये वक्त आएगा कब लोग अब ये सवाल भी पूछने लगे। आज संसद में बड़ा एक अनोखा सा प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस के सांसद अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उसका बैनर लेके खड़े थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। बाकायदा एक जो है वो दान पात्र लगाया गया, उस पर कुछ सांसद पैसे डाल रहे थे, तो एक सांसद उसको उठा के लेके भाग जाता है। डिपिक्ट किया पूरा उसका नाट्य रूपांतर एक तरह से कह सकते हो। तो दो बड़े मुद्दों का एक साथ जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला विपक्ष की तरफ से, क्योंकि ये सरकार चाह रही है कि मुद्दों से ध्यान हटे, किसी और चीज़ों पर ध्यान जाए, ये पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि पिछले 6-8 महीनों से ये जो हेडलाइन मैनेज का काम होता था ना, बीजेपी बड़े आसानी से करती थी, ये नहीं हो पा रहा है। ये हेडलाइन मैनेज नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए ये जो खुले छोड़े गए ना, जो जेन ज़ी के बच्चों के पीछे अब जो खुले छोड़ दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या अलग अलग चीज़ें की जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए है कि सरकार को मालूम है मंसूबा इस मॉनसून सेशन का साफ था सरकार का, कि 4-5 बिल लाने हैं अपनी पसंद के और पार करवाने हैं, जिसमें लास्ट में डिलिमिटेशन एक क्लास था कि डिलिमिटेशन बिल लाना, उसको पास करा के 29 की गेम फिक्स कर देनी है। अचानक से एक जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने पूरा माहौल चेंज कर दिया। अभी तो 1.5 हफ्ता, तकरीबन दूसरा हफ्ता ख़त्म होने वाला है, जेन ज़ी प्रोटेस्ट की भेंट चढ़ गया। इसके बाद अब राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आएगा, उसको भी विपक्ष नहीं छोड़ेगा, 1-1.5 हफ्ता उसमें चला जाएगा। और उसके बाद एक और बड़ा मुद्दा अभी मुंह खोले बैठा है, वो है E20 पेट्रोल वाला, जिसमें नितिन गडकरी जी लपेटे में आएंगे। इस तरह से 13 अगस्त तक पूरा सेशन यूं ही निपट जाएगा। सरकार के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए ना पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नज़र आते हैं, ना अमित शाह नज़र आते हैं, ना नितिन गडकरी नज़र आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी यदा कदा ही नज़र आ रहे हैं। बाकी जो लाइन, दूसरी लाइन है, वो लाइन के नेता आपको संसद में दिख रहे हैं। इसीलिए दिख रहे हैं कि वो भागते फिर रहे हैं, इसलिए कि सवालों के जवाब नहीं है। संसद में आएंगे तो जवाब देने पड़ेंगे, जवाब नहीं देंगे तो सुनना पड़ेगा, और सुनने की ही इस सरकार को आदत नहीं है। अगर सुनने की आदत होती तो शायद ना इस फॉर्म प्रोटेस्ट होता यहाँ पर, ना मणिपुर की ये हालत होती, और ना ये युवा हमारे देश की सड़कों पे उतरते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।